गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे बैकएंड साइड की लैंग्वेज शुरू हो चुकी है, यानी कि Node.js शुरू हो चुकी है। हमने अभी तक फ्रंट एंड कंप्लीट पढ़ लिया। फ्रंट एंड में हमने पढ़ा HTML पढ़ा, CSS पढ़ा एंड जावास्क्रिप्ट पढ़ा। इन सभी की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है। यदि आपने इन प्लेलिस्ट को एसिस नहीं किया है तो प्लीज़ इन प्लेलिस्ट को जाकर एसिस कर लें और अपने सभी डाउट क्लियर कर कर बैकएंड वाली वीडियोज़ पर पहुँच जाए। तो आज गाइस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द Node.js क्या होती है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, Node.js में कमेंट किस तरीके से दी जाती है एंड Node.js की एडवांटेज क्या, ये सब कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ Node.js, यानी कि पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज Node.js। तो गाइज Node.js क्या होती है? Node.js इज एन ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट। Node.js एक ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट है, यानी कि Node.js को हम बैकएंड साइड पर यूज़ करते हैं। बैकएंड साइड यानी कि सर्वर साइड पर हम इसको यूज़ करते हैं। Node.js इज़ फ्री, यानी कि कोई बंदा इसको बिना किसी लाइसेंस को परचेज किए Node.js को यूज़ कर सकता है। Node.js एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है इसका यूज़ कर सकता है कोड लिखने के लिए। Node.js रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, OS X एटसेट्रा। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आप Node.js को रन करा सकते हैं। Node.js का कोड लिखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी बहुत ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पर भी यूज़ होती है और बैक एंड पर भी यूज़ होती है। ठीक है, बैक एंड पर वो Node.js के रूप में यूज़ होती है। ओके, इसके पीछे एक कहानी है, वो इसके पीछे हिस्ट्री है कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट बैकएंड के लिए काबिल बनी कि उसको बैकएंड साइड में हम यूज़ कर सके जावास्क्रिप्ट को। हुआ ये था कि 2009 में रियान डेहल एक डेवलपर थे और उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट जो होती है वो V8 इंजन के थ्रू, जो क्रोम ब्राउज़र का जो V8 इंजन होता है उसके थ्रू एग्जीक्यूट होती है। तो रियान डेल ने क्या किया कि C++ प्रोग्रामिंग के अंदर उन्होंने V8 इंजन को यूज़ कर लिया और उन्होंने जावास्क्रिप्ट और C++ को मिला के उन्होंने बना दी Node.js। ओके, उसकी हेल्प से Node.js को बैकएंड साइड पर भी यूज़ किया जाने लगा, यानी कि उसको सर्वर साइड पर भी यूज़ किया जाने लगा। तो कुछ इस तरीके से बनी Node.js। ओके, C++ और जावास्क्रिप्ट को मिलाकर। ओके, तो गाइस Node.js से पहले हम समझ लेते हैं फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है एक बार और। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है, वही आज हम फिर से देखने वाले हैं। देखिए होता है क्या है, मान लीजिए एक यूज़र है। ठीक है, क्या मान लीजिए गाइस एक यूज़र है। यूज़र क्या करता है गाइस, डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो फ्रंट एंड का यूज़ करके वो एक रिक्वेस्ट को सेंड करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट कहाँ पर सेंड होगी गाइज, वो सर्वर साइड पर रिक्वेस्ट सेंड होगी। उसके बाद सर्वर क्या करेगा, सर्वर साइड क्या करेगी गाइज, यानी कि बैकएंड क्या करेगी, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी, उसको सोल्व करेगी। ठीक है, सोल्व करने के बाद में वो उसका रेस्पॉन्स देगी। ठीक है, किसका यूज़ करके, फ्रंट एंड का यूज़ करके, किसकी फॉर्म में, रिजल्ट की फॉर्म में, यानी कि उसका जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करा देगी क्लाइंट को। ओके, ये क्या है, यहाँ पर रेस्पॉन्स है और ये यहाँ पर क्या है गाइज, ये रिक्वेस्ट है। ओके, क्लाइंट ने क्या किया है गाइज, रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, रिक्वेस्ट जो करता है क्लाइंट वो फ्रंट एंड का यूज़ करके करता है और रिक्वेस्ट का जो सॉल्यूशन होता है वहाँ पर बैक एंड का यूज़ होता है, यानी कि सर्वर साइड पर वो रिक्वेस्ट हैंडल होती है, यानी कि वो उसका सॉल्यूशन होता है। उसके बाद में यूज़र को रेस्पॉन्स कर दिया जाता है, यानी कि जो रिजल्ट है वो क्लाइंट को दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें भी फ्रंट एंड का यूज़ होता है। तो गाइस फ्रंट एंड में हमने HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया था, लेकिन वेब सर्वर पर यानी कि बैक एंड साइड में, यानी कि सर्वर साइड में जो लैंग्वेज यूज़ होती है रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, रिक्वेस्ट को सोल्व करने के लिए, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड से आ रही है उसको हैंडल करने के लिए वहाँ पर यूज़ होती है PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड जावा। लेकिन गाइज हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं Node.js का। ओके, किसका यूज़ करने वाले हैं हम गाइज, Node.js का यूज़ करने वाले हैं। Node.js का यूज़ हम इसलिए करने वाले हैं गाइज क्योंकि Node.js का यूज़ करने में फ़ायदा है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने फ्रंट एंड में ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट को सीख लिया है। ठीक है, तो अब हमें Node.js को लर्न करने में आसानी होगी और Node.js जो है वो एक सिक्योर लैंग्वेज भी है और दूसरा एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है जिसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट को हम हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको Node.js रिकमेंड करूँगा, ठीक है, बैकएंड के लिए कि आप Node.js सीखें। ओके, यदि आप Node.js नहीं सीखते हैं फिर आपको अलग से दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया। ओके, मतलब ये पूरी अपने आप में एक लैंग्वेज है। लेकिन यदि आप Node.js सीखते हैं तो आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सीख ही रखी है, तो आपको Node.js सीखने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा आर्किटेक्चर समझ में किस तरीके से वर्क कर रहा है कि जो यूज़र है वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। ठीक है, फ्रंट एंड के थ्रू
ठीक है, मान लीजिए यूज़र गया किसी वेबसाइट पर, उसने वहाँ पर लिखा www. कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, वो वेबसाइट, वो रिक्वेस्ट गई, ठीक है, वो रिक्वेस्ट यहाँ पर हैंडल होगी सर्वर साइड में Node.js के थ्रू, और फिर उसका रेस्पॉन्स भी दे दिया जाएगा फ्रंट एंड के थ्रू, और फिर उसका डिस्प्ले रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा किस पर, फ्रंट एंड साइड पर, ठीक है, यानी कि इस साइड पर रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा आर्किटेक्चर समझ में आएगा किस तरीके से वेबसाइट वर्क कर रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं Node.js की, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं Node.js पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम Node.js का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, ए कॉमन टास्क फॉर ए वेब सर्वर कैन बी टू ओपन फाइल ऑन द सर्वर एंड रिटर्न द कंटेंट टू द क्लाइंट। देखिए, सिंपल सी बात है कि एक कॉमन टास्क होता क्या है, एक कोई क्लाइंट होता है, उसकी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, वेब सर्वर पर यानी कि सर्वर साइड पे, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उस फाइल को ओपन किया जाता है सर्वर पर, एंड जो कंटेंट होता है वो क्लाइंट को रिटर्न कर दिया जाता है, यानी कि रिक्वेस्ट क्या हो जाती है, पहले रिक्वेस्ट आती है, फिर वो रेस्पॉन्स हो जाती है। ठीक है, ओके, कॉमन टास्क क्या है एक वेब सर्वर के लिए कि एक फाइल को ओपन किया जाता है सर्वर साइड पर और फिर कंटेंट को क्लाइंट को रिटर्न कर देता है, सिंपल। लेकिन अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की बात तो समझ में आती है, लेकिन यदि मल्टीपल रिक्वेस्ट कोई यूज़र कर रहा है तो तब वो कैसे हैंडल होगी। अब हम Node.js ही यूज़ क्यों करते हैं रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए, वो हम इसलिए करते हैं, देखिए मान लीजिए यदि आप PHP और ASP का यूज़ करते हैं किसी भी फाइल रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, तो तब क्या होगा, तब वहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से होती है। मान लीजिए आपने बैकएंड में PHP और ASP यूज़ कर रखी है, तो फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट, एक टास्क आया, सेंड द टास्क टू द कंप्यूटर फाइल सिस्टम, यानी कि एक जो टास्क है वो सर्वर साइड पर वेब सर्वर पर जो है वो सेंड कर दिया। ठीक है, एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ओके। अब वो रिक्वेस्ट जो है वो तब तक मतलब वेट वाइल द फाइल सिस्टम ओपन एंड रीड द फाइल। ओके, जो फाइल सिस्टम है वो तब तक वेट करेगा जब तक वो फाइल ओपन नहीं हो जाती एंड रीड नहीं हो जाती। ठीक है, यानी कि वो पहले जो फाइल है, जो हमने जो टास्क सेंड किया है कंप्यूटर फाइल सिस्टम को, पहले वो फाइल ओपन होगी, उसके बाद वो फाइल रीड होगी और उसके बाद वो क्लाइंट को रिटर्न होगी। देन जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, जो अगली रिक्वेस्ट है, वो हैंडल होने के लिए रेडी होगी। समझ रहे हो कि पहले एक रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट हैंडल होने के लिए रेडी होगी और वो वेब सर्वर पर जाएगी, उसके बाद फिर वो फाइल ओपन होगी एंड उसको रीड किया जाएगा। रीड करने के बाद जो भी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को कंटेंट रिटर्न होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो रेडी होगी हैंडल होने के लिए। ये किस में प्रोसेसिंग हो रही है, PHP और ASP के केस में ये प्रोसेसिंग हो रही है सर्वर साइड में। लेकिन Node.js के केस में ऐसा नहीं है गाइस। जब आप Node.js का यूज़ करेंगे बैकएंड साइड में, तो वहाँ पर फाइल रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करने का जो प्रोसेसिंग है वो पूरी तरीके से एसिंक्रोनस होगा, यानी कि मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है आप हैंडल कर सकते हैं। देखिए कैसे, सेंड द टास्क टू द कंप्यूटर फाइल सिस्टम, कोई टास्क सेंड किया कंप्यूटर फाइल सिस्टम को, अब होगा क्या, जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो हैंडल होने के लिए रेडी है, यानी कि जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो भी सेंड कर सकते हैं हम फाइल सिस्टम को। ओके, व्हेन द फाइल सिस्टम हैज़ ओपन, जब फाइल सिस्टम ओपन होगा एंड रीड द फाइल, ओपन मतलब जो फाइल सिस्टम होगा हैज़ ओपन एंड रीड द फाइल, ठीक है, उस फाइल को जो है ओपन करेगा और उसको रीड कर लेगा। ठीक है, रीड करने के बाद जो सर्वर है क्लाइंट को कंटेंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, सर्वर साइड से जो कंटेंट है वो क्लाइंट को रिटर्न हो जाएगा, यानी कि एक रिक्वेस्ट आई सर्वर साइड में और रिक्वेस्ट आने के बाद उस रिक्वेस्ट को ओपन किया गया, ओपन करने के बाद उसको रीड किया गया, रीड करने के बाद उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट था वो सर्वर साइड से क्लाइंट को सेंड कर दिया गया, यानी कि वो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हो गई, सोल्व हो गई। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी रिक्वेस्ट है वो भी एग्जीक्यूट हो रही है, वो भी हैंडल हो रही है। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है Node.js के केस में, मल्टीपल रिक्वेस्ट आप हैंडल कर सकते हैं एक ही टाइम में। अब Node.js की एडवांटेज क्या है, देखिए, ये वेटिंग को एलिमिनेट करता है। ठीक है, Node.js एलिमिनेट द वेटिंग एंड सिंपली कंटिन्यू विद द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, यानी कि जो वेटिंग हो रही थी ऊपर ASP और PHP के केस में क्या कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे कब तक, जब तक एक रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक एक रिक्वेस्ट ओपन नहीं होती और उसको रीड नहीं किया जाता और उसका जो कंटेंट है क्लाइंट को सेंड नहीं किया जाता, तब तक हम वेट कर रहे थे, उसके बाद अगली रिक्वेस्ट आ रही थी। लेकिन Node.js के केस में ये जो वेटिंग टाइम है ये एलिमिनेट कर दिया जाता है और जो बहुत सारी रिक्वेस्ट है कंटिन्यू हैंडल होती रहती हैं। ओके, Node.js रन सिंगल थ्रेड,
ठीक है। जो नोड जेएस है वो क्या रन करती है, सिंगल थ्रेडेड रन होती है, नॉन ब्लॉकिंग होती है, यानी कि कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉकिंग नहीं हो सकती। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि मल्टीपल जो रिक्वेस्ट हैं वो एक साथ हैंडल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी मोर एफिशिएंट, मेमोरी एफिशिएंट। ठीक है, नोड जेएस मेमोरी एफिशिएंट होती है, यानी कि ज़्यादा मेमोरी होती है तो ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है। ओके, अब बात कर लेते हैं व्हाट कैन नोड जेएस डू। नोड जेएस क्या क्या कर सकती है। देखिए, नोड जेएस के थ्रू हम डायनेमिक पेज कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि एक डायनेमिक पेज बना सकते हैं एक वेबसाइट का। ठीक है, स्टैटिक मैंने आपको बताया बन जाएगा, HTML से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके स्टैटिक बन जाएगा। लेकिन यदि आपको अपडेटिंग वेबसाइट बनानी है कि आपको डेली डेली अपडेट करना है, यानी कि डायनेमिक बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको नोड जेएस का यूज़ करना पड़ेगा। नोड जेएस की हेल्प से आप डायनेमिक पेज बना सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं हम नोड जेएस के थ्रू, आप एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उस फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हैं एंड क्लोज भी कर सकते हैं सर्वर साइड पर, ऑन द सर्वर। ठीक है, नोड जेएस कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, बिल्कुल एक जो फॉर्म होता है उसके डेटा को आप नोड जेएस के थ्रू कलेक्ट भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक फॉर्म बनाया हमने, जैसे रेलवे फॉर्म होता है, ठीक है, कोई भी फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, रेलवे फॉर्म हो गया, आपने फिल किया, फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट किया तो वो सारा डेटा डेटाबेस में चला जाएगा और आप उसको फिर जब आपको वो रिटर्न देगा, यानी कि जो कंटेंट है उस फाइल का, जब आप उस सबमिट करने पे एक पूरा फॉर्म आपका क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्म बन जाता है ना, जैसे कि आप resume.ai वेबसाइट पर जाएंगे, आप वहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप डिटेल फिल करोगे तो वहाँ पर आपको एक रिज्यूम क्रिएट हुआ मिलेगा, कुछ इस तरीके से समझ लिया। नोड जेएस भी इस तरीके से करेगा कि पहले सारा डेटा ले लेगा यूजर से, वो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा और जैसे ही उसका आउटपुट आएगा तो एक पूरा का पूरा फॉर्म क्रिएट होकर आएगा। यानी कि नोड जेएस कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, यानी कि फॉर्म डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं नोड जेएस के थ्रू, यानी कि फिर एक फॉर्म बना सकते हैं अच्छा खासा। नोड जेएस कैन ऐड डिलीट मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस, बिल्कुल डेटाबेस के अंदर जो भी हमने फाइल बनाई है उसके डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज ए नोड जेएस फाइल। एक नोड जेएस फाइल क्या होती है। देखिए, एक जो नोड जेएस फाइल होती है उसके अंदर वो टास्क को कंटेन करती है। ठीक है, नोड जेएस फाइल कंटेन टास्क दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्टेन इवेंट, यानी कि एक नोड जेएस फाइल टास्क को कंटेन करती है और वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब एक सर्टेन इवेंट परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक मैं कहता हूँ, मैंने एक नोड जेएस फाइल बनाई, मैंने जिसके अंदर कुछ इस तरीके के टास्क रख रखे हैं कि जब मैं कहूँ कि भाई डेटा को फेच करो, ये एक इवेंट हो गया, डेटा को फेच करना क्या है, एक इवेंट हो गया कि भाई डेटा को फेच करो, फेच यानी कि रीड राइट करो। अब उस नोड जेएस फाइल में जो मैंने बनाई है, मैंने वहाँ पर उसका कोड लिखा हुआ है कि भाई डेटा को फेच, जब डेटा फेच वाला इवेंट चले तो ये टास्क एग्जीक्यूट हो, तो ये टास्क क्या होंगे गाइस, एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपका डेटा फेच हो जाएगा, रीड एंड राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे गेट सेट हो गया। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझाओगे। यानी कि जब एक सर्टेन इवेंट परफॉर्म होगा तो तभी नोड जेएस फाइल के अंदर जो हमने टास्क क्रिएट किए हुए हैं, टास्क एक नोड जेएस फाइल के अंदर होते हैं, वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब एक इवेंट परफॉर्म होगा। ओके, ठीक है, डन। ए टिपिकल इवेंट इज समवन ट्राइंग टू एक्सेस ए पोर्ट ऑन द सर्वर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्योरिटी के पर्पज से है। मान लीजिए कोई बंदा है, वो सर्वर साइड के जो पोर्ट है उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि नोड जेएस एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन PHP के केस में बहुत आसानी से हो सकता है। यानी कि जब सर्वर का पोर्ट एक्सेस हो जाएगा तो यानी कि सर्वर का डेटा भी एक्सेस हो जाएगा, यानी कि वेबसाइट क्या हो गई, एक तरीके से हैक हो गई। ठीक है, लेकिन नोड जेएस के केस में बहुत ही टिपिकल होता है किसी बंदे के लिए सर्वर पोर्ट को एक्सेस करना, एक पोर्ट को सर्वर पर एक्सेस करना। ओके, नोड जेएस फाइल मस्ट बी इनिशिएटेड ऑन द सर्वर बिफोर हैविंग एन इफेक्ट। किसी भी फाइल पर कोई भी इफेक्ट करने से पहले उस फाइल को हमें सर्वर पर इनिशिएट करना पड़ेगा, यानी कि उस एक नोड जेएस फाइल का सर्वर पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके अंदर कोई भी इफेक्ट कर सकते हैं। इफेक्ट से मतलब आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी चेंजिंग हो सकते हैं वो सब कुछ आप तभी कर सकते हैं जब वो फाइल आपकी सर्वर साइड पर इनिशिएट होगी, सर्वर साइड पर अवेलेबल होगी। एक नोड जेएस फाइल को आप किस तरीके से सेव करेंगे, तो गाइस .js एक्सटेंशन का यूज़ करके आप नोड जेएस फाइल को सेव कर सकते हैं। आई थिंक आपके चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं node.js कमेंट की। जब मैंने आपको बताया, जब आप कमेंट देते हैं तो ब्राउजर साइड पर आपको वो कमेंट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, डन। एंड कमेंट की हेल्प से गाइस
हम कोड को बहुत ही आसानी से रीड कर सकते हैं। एंड जो कोड होता है उसके डॉक्यूमेंटेशन में भी हमें कमेंट के थ्रू हेल्प मिलती है, ठीक है। यानी कि कोड एक तरीके से रीडेबल बन जाता है, हमें पता होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। और Node.js में भी आप कमेंट इसी तरीके से देंगे जिस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में देते थे, डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि Node.js क्या होती है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, और बैकएंड साइड पर किस तरीके से Node.js वर्क करती है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में, ठीक है। और यूज़ क्यों होती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम Node.js लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर हम PHP, ASP, पाइथन इन सब का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एक एक रिक्वेस्ट यूज़ होगी, ठीक है। एक एक रिक्वेस्ट हैंडल होगी, यानी कि वहाँ पर क्या करेगा होगा गाइस, वहाँ पर टाइम लगेगा हमारा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैरेलली वर्क हो जाएगा। Node.js का जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर पैरेलली जो मल्टीपल जो रिक्वेस्ट है वो हैंडल हम कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको ये सब कुछ समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें, और हर वीडियो पर जाकर कमेंट करें। कमेंट ही हमारा रिवार्ड है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।